हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के एलशिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी। करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चूंकि दोस्तों हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, भारत में गुप्त साम्राज्य का तीसरा शासक था। हर सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब जितने भी दोस्तों भारतीय शासक हैं उनकी उपाधियां हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया है भारतीय शासक के नाम, दूसरी तरफ उनकी उपाधियों के नाम दिए गए हैं। पहला दोस्तों बिंदुसार, इन्होंने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। बार बार पूछा था आपके एग्जाम में, ध्यान देंगे आप लोग, बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। अगला हमारा अशोक, जिन्होंने देवनामप्रिय व प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। अगला है समुद्रगुप्त, जिन्होंने कीर्तांत परशु की उपाधि धारण की थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो कि हमारा क्वेश्चन था। हर्षवर्धन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी, व कनिष्क ने दोस्तों देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम, बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक आपका रहेगा। तो जितने भी दोस्तों शासक हैं उनके प्रसिद्ध नाम हैं, उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। एक तरफ दिया गया शासक के नाम, दूसरी तरफ उनके प्रसिद्ध नाम दिए गए हैं। सबसे पहले औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। बार बार आपके एग्जाम में पूछा था, जिंदा पीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो औरंगजेब हैं। अगला है जहांदार शाह, जिन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। फारूक सियर, मुगल वंश का घृणित कायर, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, रफी उद दर्जात को कठपुतली शासक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह, दोस्तों इन्हें मुगल शासक का दोस्तों यानी कि मुगल साम्राज्य का रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर व बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। एक पॉइंट और ध्यान देंगे दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो भाग 3 है। मोस्ट वन टॉपिक आप लोगों का रहेगा। यही नहीं, आर्टिकल 1 से लेकर 51A तक, यानी कि जिसमें आपका संघ राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राजकीय नीति निर्देशकता, तो वहाँ मूलिक कर्तव्य का वर्णन है। पूरी तरह से आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग टॉपिक्स में रहेंगे, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। करेक्ट आंसर होगा भाग 3 में। अब मूल अधिकार से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। हर सेंटेंस से कई क्वेश्चन निकलते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे,
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, 300 का में। तो वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उन 6 पहले मूल अधिकारों को आप लोग देखिए, पुनः जितने भी टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 व 24 में है। नेक्स्ट है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका वर्णन संविधान में 29 और 30 में है। लास्ट में है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि हमारा छठा मूल अधिकार है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में है। डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा आगे चलिए दोस्तों, अब जितने ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ताकि हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पूरी तरह से क्लियर हो सके। पहला पॉइंट है हमारा विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। अगला है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, ध्यान देंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दिया आता है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट था विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, और आपके ऑप्शन में यानी विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर देने होते हैं। और कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और डायरेक्टली पूछा आता है, और आपके ऑप्शन में यानी विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए आते हैं। तो दो ट्रेंड से क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, इसलिए हम दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन को यहाँ पे सेट कर दिए हैं। पहला विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। अगला है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 16 का संबंध बताना है, तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, या आप कह सकते हैं सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 हाईलाइटेड है, अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। सारे ट्रेंड में रहेंगे। हाल ही में एसएससी जीडी हुआ है, इसमें से कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं जिससे पूछा नहीं गया और रिपीट भी नहीं हुआ। तो ध्यान देंगे, एसएससी का दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है आपका मूल अधिकार। अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अगला दोस्तों अनुच्छेद 20 का संबंध बताना है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 का आते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 23 का संबंध बताना है, तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 का संबंध है दोस्तों कारखानों आदि में बालिकों के नियोजन के प्रतिषेध से। अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण है। आप लोग जानते हैं कि या दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार से लिया गया है, जो कि अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 32 हमारा छठा मूल अधिकार है, जिसमें दोस्तों प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा सा एक पॉइंट और देखेंगे ताकि दोस्तों टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान देंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी कि अनुच्छेद 20 जिसमें वर्णित है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें वर्णन है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछाता है कि आपात के काल के दौरान कौन से मूल अधिकार हैं जो कि नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, तो अनुच्छेद 20 और 21 है। लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे, बिहार एसएससी 2024 का पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसमें दोस्तों आपका जो पाठ्यक्रम है जीके जीएस करंट अफेयर्स व बिहार स्पेशल के स्टैटिक व करंट, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपये रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पे आप लोग मैसेज करके दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से सक्सेसफुल है दोस्तों, अपडेटेड है सब कुछ आपका। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। किससे, बांसुरी से। ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा आपका ये दोस्तों।
जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं सभी को हम एक साथ ले आए। ध्यान देंगे, कोई ऑप्शन की आवश्यकता नहीं, कोई विकल्प की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप दोस्तों इस सीट को हमारे कवर कर लीजिए, कैसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएं, आपके ना क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही तुक्का लगाना पड़ेगा। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए हमारा। पहला दोस्तों, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज व सफात खान, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि तबला वादक हैं। फिर है पंडित रविशंकर बिलायन खां और निखिल बनर्जी, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक हैं। फिर है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक है। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। फिर एक ही नाम ध्यान रखिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि शहनाई वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, गजानन राव जोशी जो कि चिकारा वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, तोताराम शर्मा जो कि पखावस वादक हैं। एक ही नाम ध्यान रखिए, यू कृष्णा जो कि मेंडोलिन वादक हैं। और एक ही नाम ध्यान रखिए, अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से संबंधित है। ये इतना आप लोग कवर रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन ना ही मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हार्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। ये भी एसएससी का ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, आप लोग जानते हैं। जितने लोक नृत्य हो गए, मेले हो गए, उत्सव हो गए, त्यौहार हो गए, ये हमारे एक सेट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। यही से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप हमारे इस सेट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों पहले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन था हमारा, हार्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। अब देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्यौहार। सबसे पहले है ओणम उत्सव जो कि केरल में मनाया जाता है। फिर है दोस्तों जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव जो कि ओडिशा में मनाया जाता है। अगला वांगला महोत्सव जो कि मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हार्नबिल महोत्सव। जितने बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन सब आपके एक साथ कवर हो गए हैं। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य से है दोस्तों? तो नागालैंड में मनाता है। लोसर महोत्सव आपका लद्दाख का है। गणगौर महोत्सव आपका राजस्थान का है। हरेला पर्व उत्तराखंड का है। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का है। सांग महोत्सव हरियाणा का है। संगई महोत्सव मणिपुर का है। उगादि पर्व कंबाला उत्सव कर्नाटक का है। रण उत्सव गुजरात का है। बिहुला महोत्सव बिहार का है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश का है। अंबुबाची त्यौहार असम का है। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल का है। नवस पुथांडु तमिलनाडु का है। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। वह बिहू असम का है। थोड़ा सा लोक नृत्य देखेंगे ताकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। पहला दोस्तों रासलीला, नौटंकी और चरकुला, तीनों की तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। राउफ दमाली जम्मू कश्मीर का है। घूमर कालबेलिया राजस्थान का है। गिद्धा भांगड़ा धमाल पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। यक्षगान कर्नाटक का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल के है। बिहू नट पूजा असम का है। रावतनाच सुवानाच कर्मा वसेला छत्तीसगढ़ के और गढ़वाली व कुमाई उत्तराखंड का है। ये इतना यहाँ से आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से दोस्तों ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं ना ही गलत होने वाले हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। जितने महत्वपूर्ण समाज सुधारक, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा दोस्तों, जितने भी समाज सुधारक है, जितने भी संगठन की उन्होंने स्थापना की, कब की, सब कुछ आपका एक टॉपिक से में यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बराबर आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग हमारी इस सीट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं ना ही गलत होने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। ये हमारा क्वेश्चन था। अब एक तरफ दिया गया है संगठन के नाम, दूसरी तरफ संस्थापक के नाम, तीसरी तरफ दोस्तों स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे, चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। है दोस्तों हमारा पहला, आत्मीय सभा जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। फिर है ब्रह्म समाज, इनके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके संस्थापक हैं और स्थापना वर्ष है 1839। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, आर्य समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर है रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 ईस्वी में
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपोर्टेंट, खान अब्दुल गफ्फार इनके संस्थापक है। इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। अगला फॉरवर्ड ब्लॉक संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी मोस्ट मोतीलाल नेहरू इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। अगला है होम रूल लीग, इनके संस्थापक यानी विसेंट व तिलक है। इन्होंने 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला दोस्तों खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। लास्ट है यहाँ से हमारा मुस्लिम लीग, जिनके संस्थापक आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। संस्थापक कौन है? आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। तो पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, सब कुछ अपडेटेड है, पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया गया है और पूरी तरह से आपके एग्जाम के लिए सक्सेसफुल पीडीएफ है, जिसका व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? पहला एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। डायरेक्टली ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये बार बार पूछाता है। आयोजित कब किया गया था? 1951 में। ये भी ध्यान रखेंगे, इसलिए क्वेश्चन में भी डाल दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहाँ से इस क्वेश्चन के पूरे दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे एक साथ कवर होंगे। चलते हैं दोस्तों। पहले एशियाई खेल का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में किया गया। एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के देश के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई खेलों का अगला सत्र 2022 से 23 में चीन के हांगझोउ नामक शहर में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022-23 का कहाँ हुआ? हांगझोउ चीन में हुआ है। अगला पॉइंट है एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के नगोया प्रांत में किया जाएगा। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका एवरग्रीन टॉपिक ये भी रहेगा दोस्तों, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई। सबसे पहले ध्यान रखेंगे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1968 में हुई, जिसमें विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है नॉर्मन बोरलॉग की विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी पॉइंट बार बार पूछा था। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति का जन्म स्थान मैक्सिको है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब अगला पॉइंट देखेंगे भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, इसलिए क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जितनी कृषि क्रांतियां उनके उत्पादन क्षेत्र हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे। प्रमुख कृषि क्रांति एवं उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार हैं। एक तरफ दिया गया है कृषि क्रांति के नाम, दूसरी तरफ उनके उत्पादन क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला दोस्तों हरित क्रांति, जिसका संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, जिसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला है पीली क्रांति, जिसका संबंध है तिलहन उत्पादन से। फिर है नीली क्रांति, जिसका संबंध है मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट है दोस्तों रजत क्रांति, जिसका संबंध है अंडा मुर्गी पालन से। पूरी तरह से रिवाइज रहेंगे दोस्तों इन सभी प्रश्नों से, ये आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाल क्रांति, इसका संबंध है मांस एवं टमाटर उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल क्रांति, जिसका संबंध है आलू उत्पादन से। फिर है दोस्तों रजत रेशा क्रांति, जिसका संबंध है कपास उत्पादन से। फिर है स्वर्ण रेशा क्रांति, जिसका संबंध है जूट उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल्डन क्रांति, जिसका संबंध है फल उत्पादन से। फिर है भूरी क्रांति, जिसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। और लास्ट है दोस्तों गुलाबी क्रांति, जिसका संबंध है प्याज व झींगा उत्पादन से। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे दोस्तों, या फिर पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया गया है। जितने लोग पीडीएफ लिए हैं और ले रहे हैं, मैं कहूँगा दोस्तों कि हो सके तो आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए, एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए। इतना करने से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। और आप लोग जानते हैं एक एक सीट में कितने लोग फाइट करते हैं, तो पूरी तरह से दोस्तों रिविजन जरूर करेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों में किसका नियंत्रण होता है? किसका नियंत्रण होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहां से इस क्वेश्चन के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमारे एक साथ कवर होंगे।
दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं। वहाँ प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करता है। अगला पॉइंट हमारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बुनियादी अंतर यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है, जबकि राज्यों में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक अलग सरकार होती है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आप लोगों का पूरी तरह से कवर हो गया होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर का आंध्र प्रदेश का। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का आपका। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर का आंध्र प्रदेश का। अब इस क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं सबको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों कुचिपुड़ी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। अगला है, कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। इस पॉइंट को यानी कि इस नाम को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, बार बार पूछाता है। अब कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार देख लीजिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मंजू भार्गवी है, यामिनी रेड्डी है, भावना रेड्डी है। सभी नाम पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री या राजा और राधा रेड्डी या यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा भाग 4 में। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक में आपकी रहेगा क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? करेक्ट आंसर हुआ भाग 4 में। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जनतंत्र तांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। बार बार पूछाता है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, जिनका उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब जितने यहाँ से आर्टिकल बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान देंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान इस प्रकार हैं। पहला अनुच्छेद 40, इसका संबंध है दोस्तों ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। बार बार पूछाता है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। क्वेश्चन डायरेक्टली घुमा के पूछाता है अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना के प्रावधान से है। अगला अनुच्छेद 44 बताना है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूसीसी का इसमें वर्णन है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, एसएससी जीडी के पहले दिन के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। अगला अनुच्छेद 48 का बताना है तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 48 का में। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा आता है। अगला अनुच्छेद 50 का संबंध बताना है तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। यानी क्वेश्चन घुमा दिया जाए कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में है। अगला है अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान करता है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन घुमा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। लास्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पर से दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ दोस्तों? आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। जितने भी खेल है दोस्तों किस ट्रॉफी से संबंधित हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। आगा खा हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब आपका एक सेट में यहाँ पे कलेक्शन कर लिया गया है। क्वेश्चन हमारा आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग कवर कर लेते हैं, जो कि 1 मिनट के अंदर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले हैं ना ही गलत होने वाले हैं। यहाँ पे कोई विकल्प की कोई ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। कम से कम समय में हम चाहते हैं कि आप अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर सकें, जो कि पीडीएफ में सब कुछ कवर किया गया है।
क्वेश्चन है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, करेक्ट आंसर होगा हॉकी से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, सबसे पहले हॉकी खेल से संबंधित कप, तो आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह कप, नेहरू कप, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे ये इतने कप हैं जो कि हॉकी से संबंधित हैं। गोल्फ से संबंधित देखेंगे तो वाकर कप और राइडर कप, ये दोनों यहाँ से ध्यान रखेंगे। गोल्फ से संबंधित कप वाकर कप और राइडर कप। नेक्स्ट है टेबल टेनिस से संबंधित कप, तो डेविस कप, ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, जितने कराए जाते हैं दोस्तों ये टेनिस से रिलेटेड है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्रिकेट से संबंधित, अधिकतर आप लोग जानते हैं क्रिकेट से संबंधित विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इतना पॉइंट आप और लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर बनते हैं। अगला दोस्तों फुटबॉल से संबंधित कप देखेंगे तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुटबॉल से, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप। लास्ट है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित तो थॉमस कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा था है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है तो बैडमिंटन से है। अब ये इतना आप लोग कवर रखेंगे दोस्तों तो ना यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लौह पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया, तो कुल्हाड़ी का किया, किसका, कुल्हाड़ी का किया। जो पाषाण काल से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं दोस्तों, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब एक साथ कवर कर लिए गए हैं हमारे इस सेट में। क्वेश्चन रखा गया लौह पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले किसका उपयोग किया, तो कुल्हाड़ी का किया था। आप चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों, लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व तक फैला लौह युग एक परिवर्तनकाली काल था, जिसमें औजारों और हथियारों के लिए प्राथमिक सामग्री के रूप में लोहे का आगमन हुआ। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब चलिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के मुख्य जो पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल जिसे प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। यह काल आधुनिक काल से 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण काल युग का आरंभ हुआ जब मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। तो पूरा पाषाण में दोस्तों आप जानते हैं देखा गया कि पत्थर के औजार बनवाए जाते थे और उस समय दोस्तों खेती नहीं होती थी। अब खेती आपका चालू हो गया है मध्य पाषाण काल से, पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण युग के पश्चात मध्य पाषाण काल आया, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जिसे उत्तरीय प्रस्तर का काल भी कहा जाता है, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक का काल है। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार फलक, खरसुन, त्रिभुजाकार, चंद्राकार जैसे कई सूक्ष्म पाषाण उपकरण थे। ध्यान रखेंगे तो मध्य पाषाण काल में औजारों का थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। नवपाषाण काल देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल का सबसे विकसित काल नवपाषाण काल था, जिसका समय लगभग 7,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। विश्व भर में इस काल में कृषि कार्यों का प्रयोग मनुष्य ने शुरू कर दिया था। तो खेती कब से शुरू हुई, नवपाषाण काल से, अर्थात मानव भोजन के लिए शिकार पर आधारित न होकर उत्पादक बन चुका था, यानी मनुष्य अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन चुका था। पूरी तरह से इसको रिवाइज रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बराबर बनते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर होगा 5 खिलाड़ी। ये भी जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब कुछ आपका कवर किया हुआ है। अगर इस सीट को आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन के नंबर पक्के हो जाते हैं और आप जानते हैं आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन रखा गया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, करेक्ट आंसर होगा 5 खिलाड़ी। अब देखेंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया है विभिन्न खेल के नाम, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी। फिर है क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, तीनों एक साथ देखेंगे क्योंकि तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। हैंडबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी तीनों देखेंगे एक साथ, तीनों में दोस्तों 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा पोलो, लास्ट क्या है पोलो, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। ये इतना यहाँ से कवर रखेंगे तो ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं और ना ही गलत होने वाले हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। ये था क्वेश्चन। अब कहाँ से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, जनगणना से आया हुआ है। अब जनगणना से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे एक साथ कवर कर लिया गया है। अगर आप हमारे इस सीट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन कभी मिस होने वाले नहीं हैं।
तो चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारा था भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, करेक्ट आंसर हुआ सिक्किम। अब जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी, दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो पहली कब हुई थी, 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये नियमित नहीं थी, नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। अगला है, जनगणना संघ सूची का विषय है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। किसमें, 246 में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले हैं। कितने, 640 जिले। सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा और सबसे कम एक साथ सेट कर दिया गया है क्वेश्चन, ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता महसूस हो। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, तो बिहार है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल, सभी लोग जानते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। और जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। कौन सा, हरियाणा। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश है। ये थे दोस्तों जनगणना से सारे क्वेश्चंस। अगर आप इतना कवर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन मिस होने वाले हैं, ना ही गलत होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब इस क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकलते हैं हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको हम एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र कार्यकारी बना दिया गया है और वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद है। अगला पॉइंट है, जब कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का प्रधान न होकर राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है तब हम उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है। अगला पॉइंट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के पद को स्थापित करता है। एवं यह निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। तो वास्तविक सत्ता किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। और यहाँ पे संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन कहाँ से आया, करंट से आया हुआ है। तो अब करंट से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनके आंसर दिए। अब मोस्ट वन जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सबको हम कवर किए हुए हैं। ध्यान देंगे आप लोग, अगर ये सीट आप लोग कवर कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक साथ कवर हो जाएंगे।
क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला पॉइंट हमारा, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय बंगा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, आप लोग जानते हैं बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार हैं। अगला पॉइंट है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल हैं। कौन है? नितिन अग्रवाल हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। करेंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 24 दिसंबर को। अगला पॉइंट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? तो ये हरियाणा की टीम ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो भजन लाल शर्मा को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? तो आलिया मीर हैं। अगला पॉइंट है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो हिरोशिमा जापान में। कहाँ पे? हिरोशिमा जापान में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को। किन्हें? नरगिस मोहम्मदी को। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। किन्हें? क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। मोस्ट क्वेश्चन सारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गीता प्रेस गोरखपुर को। किन्हें? गीता प्रेस गोरखपुर को। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, SAFF अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो जर्मनी ने जीता है। वह FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो बेल्जियम है। कौन सी? बेल्जियम है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार है। रिपीटेड है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो परवीण सूद हैं। कौन है? परवीण सूद हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट, 2023 में लीपजिग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टेपानोवा को। किसने? मारिया स्टेपानोवा को। अगला, 32वें ब्याज सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। 4 क्वेश्चन एक साल लगा हुआ है, ध्यान देंगे, सारों इंपॉर्टेंट है। पहला, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? माधुरी पटेल को। अगला, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने। फेमना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो सेनिस प्लासियोस ने। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्टेड डाले गए हैं दोस्तों। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिक्की केस हैं। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? संगीत के क्षेत्र में। अगला है, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 126वें स्थान पर। आगे चलते हम लोग। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 127वें स्थान पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है, विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अल्कारेज ने। किसने? कार्लोस अल्कारेज ने। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 161वें स्थान पर। किस स्थान पर? 161वें स्थान पर।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।